अपने छोटे कद के कारण उस व्यक्ति को उसके पिता ने ही बहिष्कृत कर दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने बड़े बेटे कुई को उसे मार डालने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन कुई ऐसा नहीं कर सका। आखिरकार वह उसका छोटा भाई था और उसे कबीले के नियमों का पालन करना था। लड़के डाइक को जीवित रहने के लिए एक अधिक शक्तिशाली दैवीय जीव को मारना और उसका सिर कबीले में वापस लाना जरूर अपनी योग्यता साबित कर सके, अन्यथा उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं ही होगी। जब दोनों भाइयों ने अपने लक्ष्य चुने तो डाइक ने अपनी नज़र स्टोनफिएंट नामक मरे हुए जीव पर डाली, एक ऐसा प्राणी जिससे उसके पिता भी डरते थे। हालांकि स्टोनफिएंट जियाना ग्रह पर रहता था, जिसे मृत्यु ग्रह के नाम से भी जाना जाता था। उसके भाई के विरोध के बावजूद कई शिकारी उसे देखने से पहले ही वहां मारे जा चुके थे। डाइक दृढ़ निश्चयी रहा, अपने पिता और कबीले को ये साबित करने के लिए कि वह किसी से कम सक्षम नहीं है। उसका भाई गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि विफलता का अर्थ निश्चित मृत्यु है। डाइक तुरंत शपथ लेता है, जब तक वह सफल नहीं हो जाता वह कभी घर नहीं लेगा। शपथ अभी पूरी हुई ही थी कि अचानक उसके पिता का अंतरिक्ष यान आ गया। डाइक ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए जल्दबाजी में अपना खून चढ़ाया, लेकिन उसके पिता ने उसके बड़े भाई कुई को फटकार लगाई। जब कुई ने बताया कि उसका छोटा भाई दिव्य राक्षस शेषा का वध करने के लिए जियाना ग्रह पर जाने वाला है, तो उसके पिता ने डाइक का उपहास उड़ाते हुए उसे अति आत्मविश्वासी बताया। पिता ने कहा, ठीक है, मेरे चचेरे भाई का भला हो गया, मैं अपने पुराने सेवक मित्र को खुश कर देता हूँ, बुरा नहीं है। फिर उन्होंने डाइक को कैद करने के लिए एक लेजर पिंजरा छोड़ा और कहा कि डाइक का अस्तित्व उसे और अधिक शर्मिंदगी ही दिलाएगा। उन्होंने तुरंत कुई को डाइक को स्वयं समाप्त करने का आदेश दिया। कुई ने धीरे से एक प्रकाश ब्लेड निकाला और अपने भाई से गंभीरता से बात की। जैसे ही डाइक ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद की, प्रकाश ब्लेड ने कैद पिंजरे पर प्रहार किया। हालांकि कुई ने एक शक्तिशाली हथेली के प्रहार से डाइक को जबरदस्ती अंतरिक्ष यान में धकेल दिया। फिर पिता ने डाइक पर निशाना साधते हुए एक आयन तोप चलाई। जब हालात बेहद खराब लग रहे थे, तभी आओई ने अपने पिता के आयन तोप के गोले को तुरंत रोक दिया। जैसे ही डाइके ने अंतरिक्ष यान से भागने की कोशिश की, आओई ने तुरंत हैच बंद कर दिया। अपने भाई और पिता के बीच भयंकर हाथापाई देखते हुए वह उन्हें रोकने में असमर्थ था। उसके पिता ने अपना गुप्त कवच सक्रिय कर दिया और आओई, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में था, तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उसके पिता ने अपने हाथों से आओई का कंधा काट दिया। एक हाथ कटने के बावजूद आओई अपने पिता पर मुंह के बरसाता रहा। मार खाते और जमीन पर रेंगते हुए भी वह असहाय होकर अपने कटे हुए हाथ को देखता रहा। अंतरिक्ष यान के अंदर डाइके असहाय था। उसे मजबूरन देखना पड़ा कि उसके भाई के शरीर को तलवार से छेद दिया गया। जब उनके पिता ने मरते हुए आओई को उठाया, तब भी भाई ने अपना कटा हुआ हाथ पकड़ रखा था। अचानक अंतरिक्ष यान फिर से चलने लगा। डाइके के सामने खड़े उसके पिता ने आओई का सिर धड़ से अलग कर दिया। परिणामस्वरूप उत्पन्न दर्पण बल ने डाइके को हवा में उछाल दिया। जब डाइक जागा, तब तक अंतरिक्ष यान जियाना ग्रह पर पहुंच चुका था। एक उल्कापिंड के टकराने से अंतरिक्ष यान बिखर रहा था। वह नियंत्रण पैनल की ओर दौड़ा और तुरंत इजेक्शन सीट को सक्रिय कर दिया। तीव्र भावनाओं के उफान ने उसकी आखिरी सुरक्षा पंक्ति को चकनाचूर कर दिया। इजेक्शन सीट अपने हिंसक पतन के दौरान झटकों के बीच शक्ति खो बैठी। उसके पिता द्वारा उसके भाई की हत्या ने डाइक को निराशा और लाचारी में डुबो दिया था। उसने दांत पीसते हुए कसम खाई कि वह शीशा का सिर काटेगा, शेष जीवन शक्ति एकत्रित करेगा और उसका मुड़ा हुआ आयन धनुष, मुड़ा हुआ दोधारी खंजर, आयन छोटी तलवार और कई विस्फोटक गोले इकट्ठा करेगा। यही वह जीवन शक्ति थी जिसकी उसे बदला लेने के लिए आवश्यकता थी। हालांकि खतरा रहा था। जैसे ही वह जांच करने गया, उसके पीछे की जीवन शक्ति को धीरे धीरे किसी जीव द्वारा लूटा जा रहा था। वह सतर्क हो गया और आगे बढ़ा। अजीब जीव भी पास आ रहे थे। उसका दोधारी खंजर चुपचाप लताओं में उलझ गया। जैसे ही उसने अपनी हल्की तलवार निकाली, लताओं ने उसे छीन लिया। उन विचित्र लताओं को चीरते हुए बेलों के हमले ने डक को जकड़ लिया।
घिसटते हुए उसने अपना गिरता हुआ आयन धनुष पकड़ा और अगले ही पल मुक्त होकर डक ने महसूस किया कि उसके सामने का पत्थर का चबूतरा एक सुरक्षित स्थान था, लेकिन अब वह इन विचित्र लताओं से घिरा हुआ था। दूर की लताओं पर नजर डालते हुए उसने तेजी से एक लता को काट डाला। जब वे गतिरोध में फंसी हुई थीं, तभी एक और लता आगे बढ़ी। डक ने अवसर का लाभ उठाया, तुरंत लता पर चढ़ गया और सटीक निशाने के साथ छलांग लगी। डक लताओं के क्षेत्र से सफलतापूर्वक बच निकला। अपने घावों का इलाज करने के लिए एक पोखर के पास पहुंचकर उसने अचानक कुछ विचित्र छोटे कीड़े देखे। उन्हें लापरवाही से एक तरफ फेंकते हुए वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वे विस्फोटक गोले थे। इसके बाद डक एक सरकंडों के घने जंगल में पहुंचा। वहां के कांटेदार जीवों को कम नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही वह सावधानी से अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसकी कमर से एक अजीब सी आवाज और फिर नॉन इसॉक्स बीस्ट उसे खा जाए। सही भाषा में बात करने के बाद उस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे बताया कि ऊपर मंडरा रहा जानवर नॉन इसॉक्स बीस्ट था। वह न केवल फुर्तीला था, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी था। नॉन इसॉक्स बीस्ट ने एक पत्थर उठाया और डाइक के पास फेंक दिया। रहस्यमय व्यक्ति ने आगे बताया कि वह उसे फंसाकर लकवाग्रस्त कर देगा और डाइक चुप रहा। रहस्यमय व्यक्ति की आवाज फिर सुनाई दी। उसने कहा कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब डाइक पहले उसकी मदद करे। डाइक ने जवाब दिया कि नेदर परिवार को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। रहस्यमय व्यक्ति ने वहां होने का अपना असली उद्देश्य बताया और कहा कि उसके पास उसे कोई सामान देने का समय नहीं है। हमलों की दूसरी लहर आ गिरी। हालांकि नुकसान थोड़ा कम हुआ, लेकिन लगातार हमलों ने डाइक को जल्द ही थका दिया, जिससे वह लड़खड़ाने लगा और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। अपनी बेहोशी की हालत में उसने रहस्यमय व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना कि उसे एक हथियार चाहिए। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके नाशपाती के आकार का खंजर निकाला। जैसे ही नॉन इसॉक्स बीस्ट नीचे उतरने वाला था, एक परछाई प्रकट हुई और हमले को रोक दिया। जब डाइक ने उस रहस्यमय व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह पूरी तरह से गिर पड़ा। महिला ने डाइक को उसे उठाने के लिए कहा, लेकिन हाथ बढ़ाते ही वह ये देखकर भयभीत हो गया कि वह एक आधी इंसान और आधी एंड्रॉयड थी। उससे पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वह पृथ्वी पर वेलैंड कॉर्पोरेशन की एक असफल एंड्रॉयड थी। चूंकि वह ग्रह मनुष्यों के जीवित रहने के लिए बहुत खतरनाक था, डाइक ने उसे नीचे फेंक दिया क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। एंड्रॉयड उठा और सदमे में बोला कि नेट परिवार के कई सदस्य उसकी तरह दिव्य जानवर को मारने के इरादे से यहाँ आए थे, लेकिन उन सभी ने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। चूंकि यह एक्सट्रीम नार नामक ग्रह था और डाइक के अभी भी भावहीन चेहरे को देखकर एंड्रॉयड ने दावा किया कि उसने दिव्य जानवर की मृत्यु देखी थी और वह बच गया था। उसने डाइक को मृत्यु तक ले जाने के लिए एक बूढ़े जादूगर के रूप में मार्गदर्शन करने की पेशकश। गंतव्य पर पहुंचने पर वह अपना निचला शरीर वापस ले सकता था और डाइक की मृत्यु हो जाएगी। खराब हो चुके सामरिक कवच को देखकर डाइक टस से मज नहीं हुआ। एंड्रॉयड ने जाने का नाटक किया, लेकिन नाकाम रही और उसने ये भी सोचा कि यह खतरनाक ग्रह जिरना है और असली हत्यारे को हराने और खुद को साबित करने के लिए हर चीज का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। एंड्रॉयड के अपना परिचय पूरा करने से पहले ही डाइक ने उसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रोधित हो गया और उसने उसे एक पत्थर के चबूतरे पर फेंक दिया। नदी पार करते समय चट्टान पर फुहार छोड़ते सांपों ने उनका रास्ता रोक दिया। उनके द्वारा छिड़का गया तरल किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। जैसे ही डाइक जबरदस्ती रास्ता बनाने वाला था, थिया ने अचानक कुछ बेर निकाले और उन्हें सांपों पर फेंक दिया, जो वास्तव में अपने लालची स्वभाव के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए। खतरे से सफलतापूर्वक बच निकलने के बाद डिक ने कुछ देखा और थिया को फिर से नीचे फेंक दिया। वह लताएं थीं। उसने एक नुकीली रस्सी बनाने की योजना बनाई ताकि उसे बड़बड़ाते हुए जीव को सहारा न देना पड़े। जल्द ही वे एक रहस्यमयी गुफा में पहुंच गए। थिया ने डिक को बताया कि उसकी एक साथी है जिसका नाम टेसा है और वे दोनों ही अपनी टीम में एकमात्र एंड्रॉयड हैं जिनमें मानवीय भावनाएं हैं। इससे उन्हें ग्रह पर किसी भी जीव पर शोध करने की अनुमति मिलती है। स्टोनब्रेकर के हमले में अपने पैर खो देने के बाद सिस्टम क्रैश होने से पहले उसने आखिरी बार टेसा को बार बार उसका नाम पुकारते सुना था। हालांकि डिक पहले ही चट्टान के सहारे सो चुका था। इस बीच टेसा मरम्मत के बाद जाग उठी। उसके सिस्टम में एक नया मिशन स्थापित किया गया, जीवित स्टोनब्रेकरों का शिकार करना और येटकारण डिक की बाधा को दूर करना। सिस्टम ने टेसा को फिर से चेतावनी दी कि मिशन पूरा करने में विफल रहने पर उसे डाकू घोषित कर दिया जाएगा, ये जानते हुए कि थिया को डिक ने बंधक बना रखा है। टेसा की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। अगले दिन डिक थिया को भोजन की तलाश में बाहर ले गया। आगे कई बाइसन देखकर थिया डिक को चेतावनी देने ही वाली
बचा नहीं। टिया ने एक छोटे बंदर को पेड़ से कूदते देखा। इस बंदर ने न केवल दिक की हरकतों की नकल की बल्कि कांटेदार घास में भी दौड़ पड़ा, जिससे बाइसन चौंककर इधर-उधर भाग गए। दिक जांच करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और उसे एहसास हुआ कि सभी पेड़ इतने मजबूत नहीं होते जितने दिखते हैं।